प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की NCERT की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत अध्याय 3 चुनावी राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने से पहले हम याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालेंगे। उसके पश्चात हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सबसे पहले हम याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में जनमत की बहुत अहम भूमिका होती है। उसके आधार पर सरकारों का गठन होता है। भारत में जनता प्रत्येक 5 वर्ष में अपने प्रतिनिधि चुनती है जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं। हर 5 साल के बाद आम चुनाव, निश्चित समय से पूर्व लोकसभा या विधानसभा के भंग होने पर मध्यावधि चुनाव और किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु होने पर या इस्तीफा दे दिए जाने पर खाली हुई सीट पर उपचुनाव होता है। जैसा कि हमने हमारी पिछली कक्षा में देखा था कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि भारत में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट भी कहते हैं। 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, यानी वे लोग मतदान की योग्यता रखते हैं। भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र इकाई करती है जिसे निर्वाचन आयोग कहते हैं। इस अध्याय में हमने कुछ महत्वपूर्ण चुनावी नारे जैसे कि गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने दिया था, लोकतंत्र बचाओ जनता पार्टी, जमीन जोतने वालों को वामपंथी दल, तेलुगु स्वाभिमान, तेलुगु देशम पार्टी, ये नारे हमने इस अध्याय में देखे थे। आइए अब हम लोकतांत्रिक चुनावों के लिए न्यूनतम शर्तों पर नज़र डालते हैं। इसमें पहली शर्त है कि हर किसी को मताधिकार दिया गया है। दूसरा, चुनावों में विकल्प उपलब्ध हैं। तीसरा, नियमित अंतराल पर चुनाव संपन्न होते हैं। चौथा, वास्तविक चुनाव होते हैं। और पांचवा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। आइए अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इसमें सबसे पहला है मतदाता सूची को ठीक से तैयार करना। दूसरा, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखना। तीसरा, मतदाताओं के लिए पहचान पत्र जारी करना। चौथा, चुनाव याचिकाओं का जल्द निपटारा करना। और पांचवा, चुनाव में धन बल के प्रयोग की जांच करना। इसी के साथ ही भारतीय चुनाव आयोग के कुछ अधिकार हैं, जिनमें पहला है चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। दूसरा, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले को दंडित करना। तीसरा, चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। चौथा, सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन कर चुनावी कामकाज लेना। पांचवा, जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ वहां दोबारा चुनाव करवाना। इसके पश्चात आइए हम निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समझने का प्रयास करते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया का पहला चरण है कि चुनाव की घोषणा की जाती है। यह कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। फिर इसके पश्चात विभिन्न पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का चयन करती हैं और ये प्रत्याशी नामांकन पत्र भरने का कार्य करते हैं। अतः तीसरा चरण हो गया नामांकन पत्र भरना। इसके पश्चात निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है और तत्पश्चात विभिन्न पार्टियों के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाता है। और अगले चरण में चुनाव अभियान किया जाता है, जिसके द्वारा चुनाव में अपनी नीतियों का, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। अगला चरण है मतदान। इस चरण में निश्चित तिथि में निश्चित समय के लिए मतदान किया जा सकता है। तत्पश्चात मतों की गणना की जाती है और 9वें चरण के द्वारा परिणामों की घोषणा की जाती है कि कौन सा प्रत्याशी विजयी हुआ है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालने के पश्चात आइए हम 1 अंक वाले प्रश्नों को हल करते हैं। 1 अंक वाले प्रश्न में पहला प्रश्न है निर्वाचन क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर क्षेत्र एक सीट कहलाता है। अगला प्रश्न है इस समय संसद के चुनाव के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। जैसा कि हमें पता है, इसका उत्तर हम लिखेंगे 543। अगला प्रश्न है मतदाता सूची किसे कहते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। अगला प्रश्न,
सरकारी अधिकारी चुनावों में किसके आदेश का पालन करते हैं? हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प क न्यायालय, विकल्प ख सरकार और ग संसद और घ विकल्प दिया हुआ है चुनाव आयोग। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकारी अधिकारी चुनावों के दौरान चुनाव आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हैं, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है घ चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? विकल्प क 49, विकल्प ख 59, विकल्प ग 69 और विकल्प घ 84। तो यहाँ पर हम इसका सही विकल्प लिखेंगे विकल्प घ 84। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? विकल्प क दिया हुआ है 31, ख 47, ग 51 और घ विकल्प है 61। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं, तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे 47, घ 47। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान है गरीबी हटाओ नारा रिक्त स्थान ने दिया, यहाँ पर हम लिखेंगे इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र बचाओ नारा रिक्त स्थान ने दिया। जैसा कि हमने देखा था अभी कि लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने दिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनता पार्टी। अगला रिक्त स्थान है, चौधरी देवीलाल ने रिक्त स्थान नामक पार्टी का गठन किया। आप लोगों को ज्ञात होगा कि चौधरी देवीलाल ने लोकदल नामक पार्टी का गठन किया था, अतः हम रिक्त स्थान में लिखेंगे लोकदल। अगला रिक्त स्थान है, भारत में आम चुनाव हर रिक्त स्थान साल बाद होते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 साल बाद होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए मतदाता की आयु रिक्त स्थान साल निर्धारित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में मतदाता की आयु 18 वर्ष है, अतः हम यहाँ पर 18 लिखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के पश्चात आइए हम 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 और 5 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तें क्या हैं? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तें निम्न हैं। पहला, हर किसी को मताधिकार। दूसरा, चुनावों में विकल्प उपलब्ध। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर। चौथा, वास्तविक चुनाव और 5वां, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगला हमारा प्रश्न है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? इस अंतर को हम 2 तालिका बनाकर लिखेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे आम चुनाव, जबकि दूसरी तालिका की तरफ हम लिखेंगे उपचुनाव। आम चुनाव की तरफ हम लिखेंगे 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, फिर सभी चुनावी क्षेत्र में होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है। जबकि उपचुनाव की तरफ हम लिखेंगे किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए चुनाव उपचुनाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न चुनाव प्रचार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, चुनाव अभियान के विभिन्न साधन या माध्यम निम्नांकित हैं। पहला, पोस्टर लगाना। दूसरा, सभाएं करना। तीसरा, भाषण देना। चौथा, जुलूस निकालना और 5वां, घर घर जाकर मुलाकात करना। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए उठाए गए कदम निम्नांकित हैं। पहला, चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक करना। दूसरा, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखना। तीसरा, मतदाताओं के लिए पहचान पत्र जारी करना। चौथा, चुनाव याचिका का जल्द निपटारा करना और 5वां, चुनाव में धन बल के प्रयोग की जांच करना। 5वां प्रश्न है, आदर्श चुनाव संहिता क्या है? इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। इसका पहला प्रावधान है, चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा, सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा। तीसरा है, चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनावी कानूनों के अनुसार चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, चुनावी कानूनों के अनुसार चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्नलिखित काम नहीं कर सकती। पहला, मतदाता को प्रलोभन, घूस या धमकी देना। दूसरा, जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। तीसरा, चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल करना। चौथा, लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में
25 लाख या विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा खर्च करना। 5वां, चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग करना। इन प्रश्नों को हल करने के पश्चात हमारी पाठ्य पुस्तक में जो हमें प्रश्न अभ्यास हेतु दिए गए हैं, आइए अब हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, चुनाव क्यों होते हैं? इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? विकल्प क दिया हुआ है, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। ख विकल्प, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। विकल्प ग, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। और घ, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। इन विकल्पों का अध्ययन करने के पश्चात हमें यह ज्ञात हो रहा है कि विकल्प जो ग है वह ठीक नहीं है या वह सत्य नहीं है। चुनावों के द्वारा लोग न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन नहीं करते, तो इसका सही उत्तर आएगा विकल्प ग, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? क, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। ख, भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। ग, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। घ, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। यहाँ पर विकल्प जो क है वह इस बात का कारण नहीं है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, अतः हम विकल्प क, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, इसका चयन करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल ढूंढें, अर्थात निम्नलिखित की हमें जोड़ियां बनानी हैं। 2 कॉलम हमें दिए हुए हैं जिसमें क लिखा हुआ है, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि। विकल्प ख दिया हुआ है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि। विकल्प ग, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि। विकल्प घ, सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं क्योंकि। इन विकल्पों को हमें दूसरी तरफ दिए हुए विकल्पों के साथ मिलान करना है। दूसरी तरफ हमारे विकल्प दिए हुए हैं, पहला, समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। दूसरा, हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। तीसरा, हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिले। और चौथा, संभव है कि कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। अब हम इनका सही मिलान करेंगे। क जो हमारा पहला विकल्प दिया था, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि, इसका मिलान हम दूसरी तरफ दिए हुए विकल्प 4 से करेंगे। संभव है कि कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। हमारा ख विकल्प दिया हुआ है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि। इसको हम मिलाएंगे विकल्प 1 से, समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। अगला हमारा विकल्प दिया हुआ है कि प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि। इसे हम विकल्प 2 से मिलाएंगे, हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। हमारा आखिरी विकल्प है, सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं क्योंकि। इसे हम विकल्प 3 से मिलाएंगे, हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिले। पाठ्यपुस्तक का हमारा चौथा प्रश्न है, इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक के क्रम में सजाएं। इनमें से कुछ मामले हैं, चुनावी घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजे की घोषणा, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा और आखिरी दिया हुआ है नामांकन दाखिल करना। अब इन्हें हमें क्रम से जमाना है। ऐसा क्रम जमाना है कि जो कार्य सबसे पहले किया जाता है उसे सबसे पहले लिखना है और सबसे आखिर में किए जाने वाले कार्य को सबसे लास्ट में लिखना है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, इन सब कामों में सबसे पहला कार्य है मतदाता सूची बनाना। फिर मतदाता सूची बनने के पश्चात चुनावी प्रक्रिया की घोषणा की जाती है। तीसरे नंबर पे नामांकन दाखिल किया जाता है। चौथे नंबर पे चुनाव घोषणा पत्र जारी करना और 5वें नंबर पर चुनाव अभियान, 6ठे नंबर पर मतदान और इसके पश्चात 7वें नंबर पर पुनर्मतदान के आदेश
8वें नंबर पर वोटों की गिनती और 9वें नंबर पर आएगा चुनाव नतीजों की घोषणा करना। 5वां हमारा प्रश्न है, सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? क, चुनाव प्रचार, ख, मतदान के दिन और ग, मतगणना के दिन। इस प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम क, चुनाव प्रचार को लिखेंगे। इसके लिए सुरेखा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उम्मीदवार निम्नलिखित कार्य न करें। पहला, चुनाव प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग करना, मंत्रीगणों द्वारा सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों एवं कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग। तीसरा, मतदाताओं को रिश्वत, घूस अथवा धमकी देना। चौथा, जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करना। 5वां, चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना। और छठा, लोकसभा चुनाव हेतु चुनाव क्षेत्र में 25 लाख तथा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 10 लाख से अधिक खर्च करना। अगला हमें दिया हुआ है मतदान के दिन। इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनावी गड़बड़ी मतदान केंद्रों पर कब्जा न हो। अगला है वोटों की गिनती का दिन। इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवारों के एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदायों के सदस्यों का क्या अनुपात था? ये किस अनुपात में जीते? इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं तो क्यों? तालिका जो हमें दी हुई है वो समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रतिशत में बता रही है, जिसमें अश्वेत जो लोग हैं उसमें अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 8 और अमेरिकी समाज में 13%, जबकि हिस्पैनिक जो है वो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 5% हैं, जबकि अमेरिकी समाज में 13% हैं। श्वेत जो हैं वो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 86% हैं, जबकि अमेरिकी समाज में उनकी आबादी 7% है। इस तालिका को देखने के पश्चात हम इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से देंगे। उपर्युक्त तालिका के आधार पर हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा विचार है। हिस्पैनिक समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि हमने अभी तालिका में देखा कि हिस्पैनिक जो समुदाय हैं उनके केवल 5% प्रतिनिधि ही प्रतिनिधि सभा में पहुंच पाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या हम इस दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। क, भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, ऐसा नहीं है। यथार्थ में निर्वाचन आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों को दंडित करता है। चुनाव ड्यूटी के दौरान नियुक्त कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करते हैं, न कि सरकार के। अगली सूचना हमें दी हुई है, हमारे देश के चुनाव में लोगों की ज़बरदस्त भागीदारी होती है। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, यह सत्य है। चुनावों में लोगों की भागीदारी प्रायः मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों से मानी जाती है। मतदान प्रतिशत योग्य मतदाताओं में से वास्तव में मतदान करने वाले लोगों के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। मतदाता चुनावों द्वारा राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति एवं कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। मतदाताओं को ऐसा लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके मन का विशेष महत्व है। अगली सूचना ग है, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, यह सत्य नहीं है। सत्ताधारी भी चुनाव में पराजित हुए हैं। कई बार ऐसे प्रत्याशी जो चुनावों में अधिक धन खर्च करते हैं वे भी चुनाव हार जाते हैं। अगली सूचना है, अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने ज़रूरी हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, यह सत्य है।
चुनाव सुधार के द्वारा धन बल और आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को राजनीति से दूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार धन बल और आपराधिक छवि वाले लोग राजनीतिक दलों से टिकट पाने और चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग जन कल्याण नहीं कर सकते, बल्कि ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न है, चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतबीर को छुआछूत मानने को दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनावों के आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि चिन्नप्पा और सतबीर दोनों ही अपराधी हैं। दोनों को कानून का पालन न करने पर न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है, अर्थात ये दोनों देश के लिए अच्छे व आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए। इसलिए उन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उनमें परिवार और समाज के प्रति सम्मान का अभाव है और उनसे देश व समाज के प्रति सम्मान प्रदर्शन की आशा नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्टें दी गई हैं। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों के सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? पहला हमें मामला नाइजीरिया का दिया हुआ है। देखते हैं हम क्या मामला है। नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे विजय घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, यदि चुनाव अधिकारी द्वारा की गई गड़बड़ी न्यायालय में प्रमाणित हो जाती है तो उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए और उस चुनाव को दोबारा कराया जाना चाहिए। भारत में मतगणना के दौरान धांधली संभव नहीं है, क्योंकि मतगणना के दौरान उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधि मतगणना केंद्र पर उपस्थित रहते हैं और मतगणना उनके सामने होती है। अगली रिपोर्ट फिजी से आई है। फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया, जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, चुनाव से पूर्व किसी प्रत्याशी के विरोध हेतु धमकी भरा पर्चा निकालना और एक समुदाय को भयभीत करना निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर्चे को जारी करने वाले व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल का पता लगा करके उसे दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए धमकी देना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। अगली रिपोर्ट अमेरिका की है। अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 ईस्वी के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए, पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक राज्य को अपने चुनाव संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। फ्लोरिडा राज्य द्वारा लिया गया निर्णय उस राज्य के चुनाव के कानूनों के अनुकूल होगा। यदि ऐसा है तो किसी को भी ऐसे निर्णय को चुनौती देने का अधिकार नहीं होता। भारत में चूंकि राज्यों को अपने अलग चुनाव संबंधी कानून बनाने का अधिकार नहीं है, यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। 10वां प्रश्न है, भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्टें यहाँ दी गई हैं। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? भारत से संबंधित पहली रिपोर्ट दी हुई है। चुनाव घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव की तिथि घोषित हो जाने के बाद सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेना उचित नहीं है। मंत्री महोदय ने चीनी मिल को आर्थिक सहायता देने का वायदा करके एक नीतिगत निर्णय की घोषणा की है, जो कि अनुचित है, क्योंकि इससे चुनाव को प्रभावित करने की मंशा साफ झलकती है। अतः मंत्री महोदय को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मंत्री महोदय का कृत्य आदर्श चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।
अगली रिपोर्ट, विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली। इसे हम इस तरह लिखेंगे, सभी राजनीतिक दलों को रेडियो तथा दूरदर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता एवं समय दिया जाना चाहिए। भारत में सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा समय दिया जाता है। विपक्षी दलों के बयानों एवं चुनाव अभियानों को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर उचित स्थान न देकर सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। इसके प्रत्युत्तर में विपक्ष को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अगली रिपोर्ट है, चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। इसे हम इस तरह लिखेंगे, फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ी की तैयारी की थी। चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करनी चाहिए। अगली रिपोर्ट, एक राजनीतिक दल के कुछ गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे। इस समस्या का समाधान हम इस तरह से करेंगे, गुंडों एवं आपराधिक तत्वों का प्रयोग करके राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को धमकाना और भयभीत करना राजनीतिक दुराचार है। बंदूक तथा अन्य घातक हथियारों के साथ चुनाव के दौरान लोगों का घूमना फिरना बंद किया जाना चाहिए। जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं, उनके हथियार चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही जमा करा लिए जाने चाहिए तथा अवैध हथियार लेकर घूमने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। सभी उम्मीदवारों को सरकार की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस बात के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए कि असामाजिक तत्व चुनाव के दौरान गड़बड़ी न करें। 11वां प्रश्न है, जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है? पहला बयान है, औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसा पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनके मताधिकार का कोई मतलब नहीं है। इस बयान को हम इस तरह सुधारेंगे, यह बात सही नहीं है। वर्तमान भारत में आज ऐसी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान हैं जो स्वेच्छा से मतदान करती हैं। महिलाओं को मताधिकार से वंचित करना अथवा उन्हें जबरन किसी प्रत्याशी विशेष के लिए मतदान करने के लिए प्रेरित करना लोकतांत्रिक रूप से अनुचित है। इसलिए विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। अगला बयान है, पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होना चाहिए। इस बयान की गड़बड़ी को हम इस तरह से सुधारेंगे, यह सत्य है कि दलगत राजनीति समाज में तनाव उत्पन्न करती है, किंतु इसके लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में है और इतने लोगों से किसी सहमति पर पहुंचना बहुत कठिन होगा। रमेश का अगला बयान है, सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। इस बयान की गड़बड़ी को हम इस तरह सुधारेंगे, केवल स्नातकों को चुनाव लड़ने का अधिकार देना अलोकतांत्रिक होगा। इसका आशय यह होगा कि उन लोगों को चुनाव न लड़ने दिया जाए जो स्नातक नहीं हैं। प्रत्याशियों का शिक्षित होना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए सरकार का दायित्व है कि वह लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और साथ ही इनका अभ्यास करेंगे और इस अध्याय द्वारा सीखी गई बातों को आप अपने आने वाले जीवन में जब आप मतदाता बन जाएंगे, अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, तब इन बातों का पालन करेंगे और इनके अनुरूप ही आचरण करेंगे। धन्यवाद।